ओके, इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है 7 होमोजीनियस ब्रिक्स। ईच होमोजीनियस ब्रिक्स का मतलब जितने भी ईंटें हैं वो सारी एक ही तरह की होंगी। ईच ऑफ लेंथ L आर अरेंज्ड एज सोन इन फिगर। ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड with respect to the one in contact by L/10. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin as shown. तो यहाँ ओरिजिन है हमारा, करेक्ट। ओरिजिन पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये और ये अलाइन कर रही हैं, क्लियर। और फिर ये और ये अलाइन कर रही है, और एक ये और ये अलाइन कर रही है। इससे क्या होगा, हमारा केस आसान हो जाएगा। और ये वाली थोड़ी अलग है, ओके। ओरिजिन हमारा ये है, तो निकालना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 सो एंड सो फोर्थ, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 सो एंड सो फोर्थ, ओके। तो यहाँ देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ये जो ईंट है ना, मान लो ये यहाँ से सेंटर से इसकी सेंटर ऑफ मास, इस ब्रिक, पहली जो ब्रिक है उसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ होगी। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ L/2 हो जाएगी, ओके। तो M1, क्योंकि सारी ब्रिक्स की मास सेम होगी क्योंकि होमोजीनियस है, इसलिए M1 क्या हो जाएगी, M ही होगी। लेकिन X1 जो है वो हो जाएगी हमारी L/2 प्लस ये पहली ब्रिक के लिए, और सेम चीज़ होगी आखिरी ब्रिक के लिए भी, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लोकेशंस पे, ठीक है। ये जो लास्ट वाली ब्रिक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसी को डबल कर देते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं इसको डबल, रुको कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए हमने इसको कर लिया। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ML/2। अब हम इसको और इसको करेंगे, तो ये देखो सेंटर से कितनी दूर है, यहाँ इसके ठीक ऊपर ये क्या हो गई, L/2 है ना। और यहाँ से ये कितनी डिस्प्लेस है, L/10। मैं इरेज करके फिर से दिखाता हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली पार्ट, इतनी सी पार्ट कितनी है, L/10। तो फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड की जो सेंटर ऑफ मास होगी वो क्या होगी, L/10 डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो हम लिखेंगे M, ठीक है, मास सेकेंड, और ये क्या हो जाएगी, L/2 प्लस L/10। और यही चीज़ इसके साथ भी हो रही है, तो यहाँ हो जाएगी M L/2 प्लस L/10। ये चारों फिनिश हो गए। अब इसको और इसको देखो, मास तो सेम होंगे, L/2 भी सेम होगी, और ये कितनी है, L/10 डिस्टेंस और आगे चली गई है ना। तो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी ये वाली इतनी डिस्टेंस और आगे चली गई है, तो L/2 प्लस L/10 प्लस L/10, ओके।
फिर सेम हम इसके लिए भी करेंगे, m L/2 प्लस L/10 प्लस L/10। अब लास्ट वन मिडिल वाला, सिमिलरली m L/2 प्लस L/10 प्लस L/10 प्लस एक और L/10 हो गए। नीचे क्या होगा, टोटल कितने पिलर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7m हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो जो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट हमें मिलेगी XCM, वो यहाँ से इस पॉइंट से कितनी दूर होगी, जो हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 blocks of masses 10 kg and 20 kg are placed on the x-axis। तो ये हो गई हमारी x-axis। यहाँ पे 2 masses रखी हुई, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ। The first mass is moved on the axis by a distance of 2 सेंटीमीटर। तो पहली जो है अपनी पोजीशन से मूव करेगी 2 सेंटीमीटर। By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass unchanged? तो दूसरी कितनी मूव करे जिससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला देखो, मूव करने से पहले यानी इनिशियली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2। हम मान लेते हैं ओरिजिन हमारा ये है, करेक्ट। तो m1 कितनी है 10, x1 कितनी हो गई 0, क्योंकि हम इस एंड को ही ओरिजिन मान लिए, प्लस m2 हमारी कितनी है 20, और x2 पता नहीं है तो हम उसको x2 ही लिखते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगी m1 प्लस m2, 10 प्लस 20। तो सेंटर ऑफ मास हमारे को कितना मिल गया है 20/30 x2, 0 0 कैंसिल। तो जो सेंटर ऑफ मास मिली है 2/3 x2 है ना। अब मूवमेंट के बाद मान लेते हैं सेकेंड ब्लॉक जो मूव की है वो k मूव की है ना। फर्स्ट ब्लॉक कितनी मूव की है 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। सेकेंड ब्लॉक कितनी मूव की है k, हमने मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आफ्टर मूवमेंट, है ना। अगेन m1 हमारा कितना है 10। अभी हमारा x1 जो है पहले क्या था, यहाँ पे 0 था, लेकिन अब मूव कर चुकी है। कितनी मूव की है 2 सेंटीमीटर, तो हमें ये 2 डालना पड़ेगा। प्लस m2 कितनी है 20, और वो कितनी मूव की है k, तो x2 प्लस k हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, यानी 10 प्लस 20 30। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कितनी आ गई, यहाँ 20 प्लस 20 x2 प्लस 20 k/30। ओके, हमारा पहला सेंटर ऑफ मास कितना था, इतना था, और नई सेंटर ऑफ मास भी क्या थी, इतनी ही है। क्वेश्चंस कह रहा है चेंज नहीं हुई है। तो जो नई सेंटर ऑफ मास है और पहला जो सेंटर ऑफ मास है दोनों सेम है,
तो यहाँ से हम ये सेंटर ऑफ मास उठा के यहाँ डाल देंगे, 2/3 x2 इक्वल टू ये क्या हो गई 20 प्लस 20x2 प्लस 20k/30। ओके, 3 से ये 10 टाइम्स में जाएगा, 10 से ये इधर आके 20 बन जाएगा। ये 20x2 है और यहाँ 20x2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 प्लस 20k इक्वल टू 0 आए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू -1 से, तो कितनी हो जाएगी -1 सेंटीमीटर। यानी -1 कहने का मतलब है कि पहली ब्लॉक जिस किसी भी डायरेक्शंस में गई होगी, अगर वो राइट गई होगी तो दूसरी ब्लॉक 1 सेंटीमीटर लेफ़्ट जाएगी। अगर पहली ब्लॉक 2 सेंटीमीटर लेफ़्ट गई होती तो दूसरी ब्लॉक 1 सेंटीमीटर राइट जाती। करेक्ट। इस सवाल को देखते हैं। 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line। तो ये एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे 2 मासेस है, मान लेते हैं ये 10 kg की मास है और ये 30 kg की मास है। 10 kg के मास को हम लोग m1 बोलते हैं और 30 kg की मास को m2 बोलते हैं। The first block is raised through a height of 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा पहली जो ब्लॉक है उसको हम ऊपर करेंगे 7 सेंटीमीटर को, तो ये कितनी ऊपर चली गई 7 सेंटीमीटर। By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो ये दूसरी ब्लॉक है इसको कितना आप डिस्टर्ब करोगे, अपने पोजीशन से हटाओगे, कितनी दूर लेके जाओगे जिससे कि जो सेंटर ऑफ मास है ना वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चली जाए। ओके, तो स्ट्रैटजी क्या होगी इसको सॉल्व करने का, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले हम जब ब्लॉक पुराने पोजीशंस पे थी, मतलब 10 kg की ब्लॉक ए पे थी और 30 kg की ब्लॉक बी पे थी। ओके, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, है ना। यहाँ पे y डायरेक्शन है तो x ना लिख के हम y लिखते हैं। क्लियर हो गया। फिर नए पोजीशंस में ये तो 7 सेंटीमीटर गई, डिस्टर्ब हुई, हम मानेंगे ये जो 30 वाला है वो कितना डिस्टर्ब हुआ k हुआ। ठीक है, तो जो नई होगी ओके उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, और नई वाली जो सेंटर ऑफ मास होगी y प्राइम सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे। और सवाल क्या कह रहा है, ये जो नई वाली सेंटर ऑफ मास है ना वो पुरानी वाली से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। ये 3 चीज़ें करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट, है ना। तो हम डिसाइड कर लेते हैं हमारा ओरिजिन क्या है, हम ए को ही ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो क्या होगा m1 इंटू y1, यानी 10 m1 y1 कितनी है 0, इसको हमने ओरिजिन माना है तो ये क्या हो गई 0, प्लस m2 इंटू y2, यहाँ क्या है ये m2 कितनी है 30,
और y2 नेगेटिव, देखो ये नीचे की डायरेक्शंस में है b, है ना, तो हम इसको मान लेते हैं ये कितनी है, लेट्स से अगर y लेंथ है तो नेगेटिव y हो जाएगी 30 इंटू माइनस वाई अपॉन m1 प्लस m2 10 प्लस 30। तो जो सेंटर ऑफ मास निकल के आई पुरानी कंडीशन से वो आई -30y प्लस 40 में अपॉन 40, 0 0 कैंसल। तो जो सेंटर ऑफ मास निकल के आई है -3/4 y। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ -3/4 y। ओके, अब हम नई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी y प्राइम सेंटर ऑफ मास। इसके लिए जो फर्स्ट ब्लॉक है उसकी पोजीशंस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर ऊपर, तो m1 10 इंटू 7 प्लस m2 30 इंटू यहाँ क्या है -y, और कितना चेंज हुआ है, समझो k चेंज हो गया, ऊपर चला गया हाइपोथेटिकली, तो क्या हो गया -y प्लस k अपॉन क्या हो जाएगी 40। तो नई सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आई है, ये हो गई 70 -30y प्लस 30k बाय 40, 0 0 0 0 सबसे कैंसिल। तो जो नई सेंटर ऑफ मास आई है 7 -3y प्लस 3k बाय 4, ये दूसरी कंडीशंस में आ गई, यानी 7 -3y प्लस 3k बाय 4। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब इस कंडीशंस को मीट करेंगे, आंसर आ जाएगी। तो y प्राइम सेंटर ऑफ मास मतलब ये 7 -3y प्लस 3k बाय 4 इक्वल टू पहली वाली सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या हो गया -3, ओहो मैं भूल गया, एक सेकेंड पीछे देखना पड़ेगा। हमने सेंटर ऑफ मास कितनी निकाली थी, -3/4y, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है लिखने में, -3y/4 ये था सेंटर ऑफ मास। ओके, तो आ गया है, हम इस कंडीशंस को मीट करेंगे। तो ये कितनी आई है 7 -3y प्लस 3k बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा -3y प्लस 4 प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम एक सेकेंड, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 क्या हो जाएगी, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 4 से, ये 4 कैंसिल हो जाएगी, तो और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा 7 -3y प्लस 3k इक्वल टू -3y प्लस 4, -3y कैंसिल, तो 3k इक्वल टू 4 -7 -3, तो k इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ भी क्या आ रही है 1 सेंटीमीटर। तो अगर a ब्लॉक ऊपर गई है 7 सेंटीमीटर, तो जो b ब्लॉक है उसको हम नीचे की तरफ ले जाएं 1 सेंटीमीटर,
तो उस केस में जो है सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जाएगा 1 सेंटीमीटर को। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल in which a tray of mass m carrying a cubical block of ice of mass small m and is L is at rest in the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray plus the ice system descend? कह रहा अगर ये जो आइस रखी हुई है अगर ये पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो कितनी सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगी? जनरली चेंज होगी, लेकिन इस केस का जो की वर्ड है ना वो बहुत ही कमाल का है। एक सेकंड में इरेज पहले कर दूं फिर बताता हूँ की वर्ड क्या है। इस केस का की वर्ड है इस क्वेश्चंस का ग्रेविटी फ्री हॉल। ग्रेविटी फ्री हॉल होने का मतलब क्या है, अगर ये आइस क्यूब पिघल भी जाएगी ना, वाटर भले बन जाए, लेकिन ये पिघल के ऐसे फैल नहीं जाएगी, फ्लूइड की तरह बह नहीं जाएगी, क्योंकि बहने के लिए ग्रेविटी का होना ज़रूरी होता है। तो ये अपनी शेप में बनी रहेगी, यानी इसका जो शेप है वो इंटैक्ट रहेगा। तो इस वजह से सिस्टम की सेंटर ऑफ मास बदलेगी नहीं, जैसी पहले थी वैसे ही बाद में होगी। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरह की चेंज नहीं होगी। तो कितनी डिसेंड करेगी सेंटर ऑफ मास? 0।